इसी तरीके से वीडियो मिलता रहे और आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो ला सकें। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं और आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है स्वार्थी राक्षस भाग 2। इसका भाग जो है पहला हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो इसका भाग 2 की शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत ऐसा होता है कि बगीचे में बड़े जोर और आवाज़ के साथ बहा करती थी। इसमें मकानों की चिमनी को गिरा दिया और कहा यह तो बहुत अच्छी जगह है और हमें यहाँ ओलों को बुलाना चाहिए। कुछ समय बाद ओले भी आए और वह राक्षस के महल के छत पर प्रतिदिन 3 घंटे तक तब तक बरसते रहे जब तक उसका लगभग सभी चीज़ें नहीं टूट गई। तत्र वह बगीचे में चारों ओर खूब तेजी से दौड़ धूप कर नाचता रहा। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बाग में वसंत का उदय क्यों नहीं हो रहा। खिड़की पर बैठकर बर्फ के समान सफ़ेद दिखते हुए बगीचे की ओर निहारते हुए राक्षस ने कहा, मैं आशा करता हूँ कि कुछ दिन में ऋतु परिवर्तन अवश्य होगा, लेकिन बगीचे में ना तो वसंत ऋतु ही आई और ना ही ग्रीष्म ऋतु आई। शरद ऋतु ने सभी बगीचों में सुनहरे फल फूल दिए, परंतु राक्षस के बगीचे के लिए अब भी कुछ ना मिल सका। शरद ने कहा, यह राक्षस बहुत स्वार्थी है, इसलिए इस बगीचे में सदा ही शिशिर का राज रहा और बर्फ, कोहरा, ओले और उत्तरी हवाएं यह अपनी क्रीड़ाएं करती रही। एक दिन सुबह जब राक्षस बिस्तर पर लेटा हुआ जाग रहा था तो उसने एक मोहक गीत सुना। उसकी ध्वनि इतनी मधुर थी कि उसने सोचा कि शायद राजा के गायक गण इस मार्ग से जा रहे हैं। सचमुच ही उसकी खिड़की के बाहर एक कोयल गाना गा रही थी, लेकिन उसने ये गाना इतने अधिक दिनों बाद सुना था कि आज उसे यह पक्षी गायन संसार का सबसे सुंदर संगीत प्रतीत हुआ। इस संगीत के बाद ही ओलों ने उसके सिर पर बरसना बंद कर दिया और उत्तरी हवा ने भी अपना गर्जन बंद कर दिया। इससे बदले उसके खिड़की के खुले अंगों में से एक से सुंदर महक आने लगी। तब उसने कहा, मैं सोचता हूँ कि आखिर बसंत आ ही गई। यह कहकर वह बिस्तर से उछल पड़ा और चारों तरफ देखने लगा, पर उसने क्या देखा। उसने एक बहुत ही आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उसने दुर्ग की चार दीवारी में से एक छोटा सा छेद था। इसमें से कुछ लड़के रेंग रेंग कर दुर्ग में घुस आए थे और वहाँ के बगीचे में लगे वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे। वह जितने पेड़ देख सकता था उसने देखा और प्रत्येक पर एक ना एक बालक बैठा पाया। बहुत दिनों के बाद बच्चों को अपने ऊपर बैठा हुआ देख पेड़ इतने प्रसन्न हुए कि उनमें फूल उग आए। बच्चों के सिर पर पत्तों से भरी शाखाएं लहराने लगी। पक्षीगण भी अब इधर उधर घूम रहे हैं, प्रसन्नता से अपने कूके मार रहे थे और हरी घास में फूल भी धीरे धीरे हंसते हुए उदित हो रहे थे। यह बहुत ही सुंदर दृश्य था। इसके साथ ही बगीचा के एक कोने में अब भी शिशिर थी। यह कोना दुर्ग में बने हुए महल में सबसे अधिक दूर पर था। यहाँ एक छोटा लड़का खड़ा हुआ था, इतना छोटा था कि वह पेड़ों की डालियों तक नहीं पहुंच पा सकता और अपनी इस असफलता से झुंझलाकर इधर उधर घूमता हुआ रो रहा था। बेचारे वृक्ष पर भी काफी कोहरा और बर्फ ढका हुआ था। उत्तरी हवा उसके तूफान वेग से मंडरा रहे थे। बच्चे मेरे ऊपर चढ़ जाओ, वृक्ष ने बालक के कहा। अपनी डाल इतनी नीचे झुका ली जितना कि संभव था, परंतु बच्चा फिर भी नहीं चढ़ सका क्योंकि वह बहुत ही छोटा था। यह देखकर राक्षस का हृदय द्रवित हो उठा। उफ, मैं कितना स्वार्थी रहा हूँ। अब मैं समझा कि बसंत मेरे यहाँ क्यों नहीं ठहरती। अब मैं इस बच्चे को वृक्ष के शिखर पर पहुँचाऊँगा और वहाँ से अपनी दीवार का दरवाज़ा खटखटाऊँगा और तब मेरा बगीचा हमेशा बच्चों के लिए खेल का मैदान बन जाए। वह वास्तव में अपना करने के बहुत दुखी हो रहा था और अब वो सीढ़ी से नीचे उतर आया और धीरे धीरे अपना सामान सामने वाले दरवाज़ा खोल कर बगीचे में चला गया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी का दूसरा भाग। आशा करते हैं अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के